हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल भारत बंद था जिसका मिला जुला असर रहा। ख़ासतौर पे सबसे ज़्यादा जो असर हुआ ये मतलब केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम और लगभग अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा असर रहा। और बिहार में थोड़ा तोड़ फोड़ भी ज़्यादा लोगों ने किया है। तो ये हमारे काम का तो नहीं है, बट एज ए नॉलेज जान सकते हैं कि क्यों हुआ। देखो ये इसके पीछे रीज़न क्या था। एक तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, प्लस रुपया गिर रहा है, ठीक है। अब देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या होता है कि क्या क्या कारण होता है, मैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। और रुपया कैसे गिरता बढ़ता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रुपए की बात करते हैं। रुपया गिरता है, कितने कितने लोग को तो ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि रुपया गिरता है का मतलब क्या है। देखो होता क्या है, सपोज करो आपको $1 चाहिए था, ठीक है। उसके लिए आपने 70 रुपये पे किया, ठीक है। आपने 70 रुपये देकर $1 लिया। मतलब आप सपोज करो आप कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, 70 रुपये जाके दिया आपने, तो आपको $1 मिला। अगले दिन, ठीक है, आपको लगा कि नहीं मुझे थोड़े पैसे कम पड़ जाएंगे, तो आपने क्या किया, अगले दिन फिर गए, फिर कहा कि मुझे जी $1 दे दो। तो जो डॉलर एक्सचेंज करने वाला था उसने कहा जी आज तो 72 रुपये लगेंगे, क्योंकि डॉलर की कीमत मतलब रुपये की कीमत गिर गई है, ठीक है। तो अब देखो गिरने का मतलब क्या होता है। गिरने का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको $1 लेने के लिए अगर आपको 70 रुपये देने पड़ रहे थे, ठीक है। तो अगले दिन अगर आपको $1 लेने के लिए 72 रुपये देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको अपने जेब से $2 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको मिल कितना रहा है। पहले भी $1 मिल रहा था, अभी भी $1 मिल रहा है। समझ रहे हैं आप। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब डॉलर मतलब रुपए गिरने का मतलब ये होता है कि रुपए की कीमत कम हो गई। रुपए की कीमत कम हो गई ना। अब देखो मुझे $1 लेने के लिए पहले 70 रुपये देने पड़ रहे थे, फिर $1 लेने के लिए अगले दिन 72 रुपये देने पड़ रहे थे। मुझे को $2 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लेकिन इस $2 की कोई वैल्यू नहीं हुई यहाँ पे। तब भी मुझे एक ही डॉलर मिल रहा है, उसके पहले भी एक ही डॉलर मिल रहा था 70 रुपये दे के। ये होता है रुपया गिरना। और देखो रुपया मजबूत होने का क्या मतलब होता है। सपोज करो मैं $1 जब मुझे चाहिए था तो मुझे 70 रुपये देने थे, ठीक है। 70 रुपये देने पड़े। और उसके बाद अगले दिन जब मैं गया तो मुझे $1 लेने के लिए सपोज करो 65 रुपीज़ देने पड़े या 68 रुपीज़ देने पड़े। अब देखो आज मैंने रुपया मतलब $1 लेने के लिए गया तो मुझे 70 रुपये देने पड़े, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए कि जी मेरा रुपया लेकर आप मुझे डॉलर में दे दो, क्योंकि मुझे घूमने जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही समझो आप। तो आपने क्या किया, 70 रुपये दिए तो उन्होंने $1 दिया। फिर लगा कि नहीं आपको कि यार मुझे थोड़े और डॉलर ले लेना चाहिए, जाके एक्सचेंज कर लेना चाहिए, क्या पता वहाँ पे कम पड़ जाए। तो जब आप अगले दिन गए दोबारा लेने तो आपको 68 रुपीज़ देने पड़े, ठीक है। 68 रुपीज़ ही देने पड़े $1 के लिए। तो आपका क्या हुआ, $2 कम लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, रुपया मजबूत हुआ। मतलब आपको 68 रुपीज़ दे के ही $1 मिल जा रहे हैं, मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे ना। अब देखो सीधे, ठीक है, रुपये की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे। बट इसके पिछले वाले केस में क्या था कि हमें $1 दे के मतलब $1 लेने के लिए 72 रुपीज़ देने पड़ रहे थे। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट होता है कि रुपये का डॉलर का मतलब रुपये की कीमत घटती बढ़ती कैसे है। जब बोलते हैं रुपया गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको $1 लेने के लिए रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये वाला जो होता है कि $1 देने के लिए आपको रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे जब रुपये की कीमत गिरती है, ठीक है। अगर रुपया बढ़ रहा है तो आपको $1 लेने के लिए रुपये कम देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। वरना ये तो पूरा राजनीतिक मामला है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसना नहीं है, ठीक है। और हेलो दोस्तों, रघुराम राजन हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। तो इन्होंने कहा कि एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए क्या होता है, एनपीए के बारे में मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। एनपीए आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पेपर जीएस के पेपर 3 में आता है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। उस पर आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मूलधन देना पड़ता है।
तो अगर आप सपोज़ करो अगर ब्याज देना है आपको इस महीने, अगर आपने 90 डेज तक नहीं दिया, अभी तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन, फिर उसके बाद 6 महीने समथिंग कुछ ऐसे पूरा बांट दिया है। मैं आपको थोड़ा बेसिक बस बताऊंगा। सपोज अगर आप 90 दिन तक कोई भी ब्याज और पैसा नहीं देते हैं तो उस चीज़ को वो एनपीए घोषित कर देते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कि ये एसेट ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, सपोज अगर आपने 100 रुपये बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो आपको अगर हर महीने 10 रुपये देने थे, हर महीने 10 रुपये इसका किस्त भरना था, आपने 3 महीने तक नहीं भरा, तो ये क्या कर देते हैं, इसको एनपीए घोषित कर देते हैं कि ये जो पैसा है, एसेट्स है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, ये एक समझने की चीज़ है कि मतलब चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए लोगों ने, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, पास तो आराम से हो जाते हैं इलेक्शन की जो ड्यूटी के एग्ज़ाम होते हैं, बट उन्होंने जानबूझ के लगभग 323 ऑफिसर जो है फेल हो गए थे कि मुझे एग्ज़ाम में ड्यूटी नहीं देनी पड़े। दिल्ली गवर्नमेंट अभी दोस्तों एक सुविधा ला रही है जिसमें स्टेप मतलब डोर स्टेप डिलीवरी योजना के नाम से, इसमें क्या है कि मतलब सारी योजनाएं आपको घर तक पहुंचाएंगे वो, जैसे पिज्ज़ा डिलीवर होता है विदिन 30 मिनट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखो प्रधानमंत्री, सॉरी, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। ठीक है, तो आपको बस ये एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, बाकी इसमें सबसे ऊपर मतलब बड़ी मतलब ऊपर राज्य को रहा इस सब मामलों को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, ST/SC एक्ट मैंने पहले भी बता रखा था। ठीक है, जो इसमें चेंजेस हुए थे, मैं आज एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए। देखो इसमें पॉइंट क्या था दोस्तों, इसमें ये था कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी मतलब SC/SC पर्सन है, ठीक है, ये कोई भी पर्सन है, कोई भी एक सवर्ण या ओबीसी पर्सन, ऐसे मतलब कास्टिज्म का नाम तो नहीं लेना, बट आपको समझाने के लिए जस्ट बोल रहा हूँ। ये पर्सन ए है, इसने क्या किया, इस पर्सन को मतलब मारा पीटा या कुछ भी मतलब कुछ गालियाँ दी, ऐसा किया, तो ये क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाके इनके खिलाफ़ कंप्लेन करेगा। तो पुलिस क्या करेगी, इनको बिना वारंट के उठा ले जाएगी। ठीक है, उठा ले जाएंगे इन द सेंस इनको पकड़ के जेल में डाल देंगी। और होता क्या था कि इनकी ज़मानत भी नहीं होती, मतलब एडवांस में जो अग्रिम ज़मानत जिसको बोलते हैं, तो अग्रिम ज़मानत भी नहीं होती इनकी, इसमें आप अग्रिम ज़मानत नहीं ले सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च अप्रैल के आसपास कहा कि इसमें चेंजेस करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसका मिसयूज़ लोग बहुत करते हैं। मिसयूज़ कैसे कर लेते हैं, मैंने जो एग्जांपल मैं पिछली क्लास में बताया, तो वो एग्जांपल मैं अभी भी बताऊंगा। सपोज करो ये पर्सन ए, अगर इसने कुछ ऐसा ना कहा हो इस पर्सन को, ठीक है, जो SC से है या ST से है, इस पर्सन ने कुछ नहीं कहा हो, फिर भी इन्होंने इसको परेशान करने के लिए बस कंप्लेन जाकर पुलिस स्टेशन में कर दिया हो, पुलिस आएगी इनको पकड़ के ले जाएगी। सपोज करो ये बंदा वर्किंग होता, काम करता होता, इसके फैमिली मेम्बर करीब 5-6 होते, मान लो 5-6 फैमिली मेम्बर है, और इसकी कमाई से ही पूरा परिवार चलता हो, और हो सकता है ऐसा भी कि वो पूरा डेली कमा के आता है तो उसका घर का अगले दिन का राशन मतलब खाना बनता हो। अगर पुलिस पकड़ के लेगी दोस्तों, अगर 3-4 दिन में पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया तो इसका पूरा घर परेशान हो जाएगा, घर तबाह हो सकता है। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें मतलब कहते हुए कहा था कि ये मतलब इसमें संशोधन थोड़ा किया जाए जिससे कि मतलब इनको थोड़ी राहत रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वर्डिक्ट दी, उसके बाद फिर से मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले वाला रूल था उसी को संशोधित करके डाल दिया कि अगर कोई भी अगर ST/SC पर्सन के खिलाफ कोई भी ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करता है तो वो पुलिस कंप्लेन करेगा और पुलिस उसको डायरेक्ट उठा के ले जाएगी। ठीक है, ये था पूरा मामला। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्शन से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमारे काम की नहीं होती, जो चुनावी मुद्दे होते हैं। देखो ये महासामर करके आता है, तो इसमें हमारे कुछ सारे चुनाव के होते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए कोई भी काम की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ों से आपको बचना है। जो भी पॉलिटिकल मामले की तरह आप ले जाएगा आपको, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हाँ देखो अभी तेजस, ठीक है, तेजस ने अभी एक सबसे बड़ा जो हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, ये किया है कि अब ये हवा में चलते चलते अपना पेट्रोलिंग कर ले, पेट्रोल भर लेगा। पेट्रोल मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है तो हम ज़मीन पे लेके आए इसको और ज़मीन पे पहले फिर अपना पेट्रोल डीजल भरे फिर उसका दौड़े, ऐसा नहीं करेंगे अब।
अभी क्या है, इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, ठीक है, कि अब ये हवा में ही अपना पेट्रोल डीजल जो भी भरना है वो सारा एयर में ही भरेंगे, ठीक है। हवा में उड़ते उड़ते ऐसे अब सब युद्ध हो रहा है, ठीक है। अगर युद्ध हो रहा है तो क्या होगा उसमें कि युद्ध के समय ऐसा नहीं है कि हम मतलब जेट अपने या जेट एयरवेज को फिर या कुछ किसी को भी नीचे उतार के फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल भर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से उड़ाने के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, या अपने जो युद्धपोत हो विमान हो कोई भी। तो इसमें इसके लिए क्या किया इन्होंने, तेजस का यूज़ किया। तेजस से कैसा उन्होंने बनाया, ठीक है, कि इसमें आप हवा में ही इसमें ईंधन भर के और लड़ सकता है, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि तेजस से हम, और ऐसे बहुत ही चुनिंदा देश हैं, बहुत ज़्यादा देश नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग करते हो, ठीक है। तो भारत चुनिंदा देशों में भी आ गया है। तो इसमें बस यही चीज़ कहा गया है कि इन्होंने क्या किया कि हवा में ही तेल भर के और उड़ान भरी है, ठीक है। तो आप इसको अभी एक बार पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से इसको समझ में आएगा। बाकी एडिटोरियल में देखो कौन कौन सा पढ़ना है मैं वो बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। एडिटोरियल में देखो एक ये वाला पढ़ना है एडिटोरियल आपको, गम 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 के पीछे एक खुशी की लहर, ठीक है। दूसरा आपको ये गिरता और चढ़ता तेल ये वाला पढ़ना है, ठीक है, ये वाला। और एक उल्लेखनीय पहल ये पढ़ना है। और ये धारा ये वाला एक आपको ये पढ़ना है, ठीक है, धारा के खिलाफ अड़ा होने का साहस। इसके अलावा इसमें सारे लगभग पॉलिटिकल है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है विमर्श वाले पेज पे, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये 9/11 की घटनाएं हैं, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ओसामा बिन लादेन ने प्लेन क्रैश कराया था। सो आज उसकी बरसी है, ठीक है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति विश्व हिंदी शिकागो गए हुए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन में, ठीक है। तो आपको ये बस पढ़ लेना है कि इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, शिकागो में हुआ, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स देखो इसमें अभी यूएस ओपन ख़त्म हुआ, ठीक है। यूएस ओपन में क्या हुआ, नोवाक जोकोविक ने नोवाक जोकोविक चैंपियन बने हुए यूएस ओपन के, ठीक है, यूएस ओपन के। तो आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि जोकोविक बने हैं नोवाक जोकोविक, ठीक है। और इन्होंने किनको हराया है, मार्टिन को हराया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इन्होंने किनको हराया था, ठीक है, जुआन मार्टिन डेल पोत्रो को हराया था, ठीक है। तो ये अब देखो किस किस के लिए पढ़ जाता है ज़्यादातर, तो अब एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट पीसीएस में भी पूछ ले जाए तो पता नहीं। बट आपको ये थोड़ा पढ़ के रखना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट एसएससी और पीसीएस के लेवल तक आप इसको एक बार पढ़ के रखिए। फिर तो पीसीएस में तो एसएससी में तो पूछ ले जाते हैं, ठीक है, बट पीसीएस में कभी पूछ भी सकते हैं। बट यूपीएससी में पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं। तो जिनको जिस लेवल की तैयारी कर रहा हो वो अपने हिसाब से देख लेगा। अगर आप लोग एसएससी की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हो तो आप ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देते चलिए, ठीक है। ठीक है, अब आ गए दोस्तों, अब इसमें आपको इसमें ये एक चीज़ पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा ट्यूटोरियल टाइप में ही है कि आगे चलने वाले रोबोट्स के भविष्य क्या होने वाले हैं, ठीक है। और अभी ब्रिटेन क्या कर रहा है, फ्लाइंग टैक्सी की तैयारी कर रहा है कि आप मतलब जैसे टैक्सी हम लेके चलते हैं वैसे ही फ्लाइंग टैक्सी होगी, जिसमें आप बैठेंगे हवा से उड़ते हुए आराम से दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जिन जिन दोस्तों को पहुँचा सकते हैं आप उनके पास तक ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।